हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने घटना चक्र के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 5 इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो कि आपसे स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है अब हम हमारे हर फ्राइडे को जो है आपका 12 PM वाला जो सेशन होता है उसमें हम लोग इकोनॉमी करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तो वो भी आपके एग्जाम रेलिवेंट नॉलेज उसमें दिया जाएगा। जैसा इकोनॉमी का क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है वैसे ही करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस सेशन में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखें पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है। उसके सही आंसर को मार्क करने का कोशिश करिए और फिर जो है आप इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक मीटिंग हुआ था बिम्स्टेक के अंदर, वो किस कंट्री ने होस्ट किया है? आपका पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज मालदीव्स एंड फोर्थ इज म्यांमार। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है इंडिया। इंडिया जो है वो करेंटली जो है अभी सेकंड बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे जो है नरेंद्र सिंह तोमर, न्यू दिल्ली में हुआ। और इसमें किस किस कंट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आए थे? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड participated in the meeting. BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है ऑफ साउथ एशिया, बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इसके भी कंट्रीज हैं इसमें। तो आपको पता है इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, कैसे हम लोग याद रखते हैं इसको? बिम्स्ट, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, बिम्स्ट BN से। ठीक है। इस तरह से आप याद करिए। अब आपको बताना है, देखिए दिस इज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड दिस इज भूटान एंड नेपाल। ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है बिम्स्ट BN। ठीक है। तो इसे आप कभी भी बिम्स्टेक के कंट्रीज को नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? आपको बताना है यहाँ पे जो स्टेट्स दिए हुए हैं ये ऑलमोस्ट ये सारे स्टेट्स में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें से कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इंडिया में? ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है केरला, बी इज तमिलनाडु, सी इज कर्नाटका एंड डी इज ओडिशा। ठीक है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है कर्नाटका। तो कर्नाटका देख लीजिए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर अराउंड 70% ऑफ टोटल कॉफी, मतलब जो भी कॉफी प्रोडक्शन इंडिया का होता है जितना भी टन्स होता है उसमें 70% जो है वो कर्नाटका करता है। एंड सेकंड कौन है? केरला जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, बट लैग्स फार बिहाइंड। देखिए कर्नाटका अगर 70% कर रहा है तो केरला सिर्फ और सिर्फ मात्र ओवरऑल का 23% ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन 23% भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पर फिर भी कर्नाटका के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम है। तो टॉप प्रोड्यूसर हो गया कर्नाटका। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो तमिलनाडु इज दी थर्ड लार्जेस्ट। इसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा, टॉप 3 ही पूछा जाता है मैक्सिमम केस में अगर कोई भी क्रॉप का बात होता है। तो फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड इज केरला एंड थर्ड इज तमिलनाडु। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है वर्ल्ड ओवर कॉफी प्रोडक्शन में। ठीक है। ये भी आप जान के रखिए क्योंकि स्टेट पीसीएस में खास करके बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स के क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया में कौन से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में खास करके बीपीएससी में देखने को अक्सर मिल जाता है। ठीक है। तो आप जरूर रिसर्च करिए, एक बार गूगल पे सर्च करिए कि इंडिया का पोजीशन कौन सा है वर्ल्ड ओवर कॉफी प्रोडक्शन में, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि बाकी लोग भी उससे सीख पाएं और आपको भी याद हो जाएगा क्योंकि आपने कभी सर्च किया है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रिगार्डेड एज द नेशनल इनकम? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसमें हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं जो एनसीईआरटीज़ में दिया हुआ है। ठीक है। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इकोनॉमी का। तो आपको बताना है कि अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हम लोग देखें तो हम लोग किसको नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं? ठीक है। फर्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एट मार्केट प्राइस, सेकेंड है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP जिसको बोलते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। सारे टर्म्स को हमने बहुत अच्छे से डील किया है। अगर आप हमारे चैनल में इकोनॉमी फॉर ऑल का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जाकर देखेंगे नेशनल अकाउंटिंग एक चैप्टर है, उसमें कंसेप्ट ऑफ GDP, GNP कैसे क्या डिफरेंस होता है डोमेस्टिक और नेशनल में,
क्या डिफरेंस होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में, ये सारी चीज़ हमने बहुत अच्छे से डील किया हुआ है और बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है, ठीक है। तो आप जाके, अगर आपको अभी नहीं क्लियर है ये सारी चीज़, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें लेक्चर्स हैं इकोनॉमी फॉर ऑल, बहुत अच्छा लगे आपको। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने इकोनॉमी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तब भी आपको वो प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है इसका सही ऑप्शन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा डायग्राम है जो एक्चुअली लेक्चर का ही एक ये स्नैपशॉट लिया हुआ है। तो जीएनपी क्या है, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब क्या होता है, हमने डोमेस्टिक और नेशनल को बहुत अच्छे से समझा था कि डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ कि इंडिया के टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो सिटीजन हो इंडिया के या कोई रेसिडेंट हो, कोई फॉरेनर हो जो यहाँ पर रह के काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो भी फाइनल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो भी वैल्यू है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी, ठीक है। लेकिन नेशनल का मतलब क्या था कि हम लोग जो है, जो इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो इंडिया में रह के कमा रहे हैं या बाहर रह के कमा रहे हैं, उनका टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं तो उसको हम लोग को बोल देते हैं नेशनल, आपका नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक नहीं, उसको नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ जो होता क्या है, इसमें हम लोग जीडीपी में एक्चुअली अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दें तो हमें जो है क्या मिल जाता है, जीएनपी, नेट फैक्टर इन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफआईए। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल्स जो बाहर रह के कमा रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं उसका वैल्यू अगर हम लोग इसमें जोड़ दें, और इंडिया में जो बाहर दूसरे कंट्री के जो सिटीजन्स रह के कमा रहे हैं उनका जो फाइनल वैल्यू उसको घटा दें, तो जो नेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम लोग जीडीपी में इसको जोड़ देंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस। अब क्या होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आपको जब मिल गया, ठीक है। तो एनएनपी बेसिकली आपको कैसे मिलता है, जब ग्रॉस और मतलब आपको ग्रॉस से नेशनल की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अगर आप हटा दीजिए, अगर डेप्रिसिएशन हटा दीजिए वैल्यूज का, तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रॉस से आप चल जाते हैं नेट में, ठीक है। ग्रॉस से चले जाते हैं आप नेट में। ये डिफरेंस है बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ये सब चीज कंसेप्ट हमने वहां पर देखा, अभी हम लोग थोड़ा जल्दी में, तो इसी कारण इसको यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे पूरे अच्छे से, लेकिन आपको पता है अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। उसके देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें और सब्सिडीज को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ग्रॉस में और नेट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो है हमारा कि नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट एंड आपका जो है मार्केट प्राइस, ये तीन डिफरेंस अगर आपको पता चल जाएगा तो ये सारा जितना भी एग्रीगेट्स है जिसको हम लोग देखते हैं, आपको बहुत इसमें क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries is not a member of OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries? पता है आपको OPEC जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा, जो है ये बेसिकली जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, इनका एक ग्रुपिंग बनाया हुआ है जो कि मैनेज करता है आपके इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस को। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर, कौन इसमें से मेंबर नहीं है ओपीसी का। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइजीरिया, बी इज मेक्सिको, सी इज ईरान एंड डी इज लिबिया, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, इसका सही ऑप्शन क्या है, मेक्सिको। मेक्सिको जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ओपीसी के बारे में। तो ओपीसी इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है, ना ही ये जो आप बोल सकते हैं एनजीओ का कोई ग्रुप है। दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30 ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस दैट कोऑर्डिनेट्स एंड यूनिफाइज द पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। बेसिकली ये जो है ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन पर लिमिट लगाते हैं कि अगर जैसे प्राइस अगर गिरने लगता है तो ये प्रोडक्शन पर लिमिट लगाते हैं कि प्राइस को स्टेबलाइज कर पाएं, क्योंकि ग्रुपिंग में करेंगे तभी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल होगा। अब इसके मेंबर्स देखेंगे तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कौन है, अल्जीरिया, अगर आप मैप पे भी देख सकते हैं, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसको बोलते हैं, इक्वेटोरियल गिना, उसके बाद गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। रिसेंटली एक कंट्री जिसने इसको एग्जिट कर दिया वो कौन सा है पता है आपको, कतर।
कतर ने जो है इस ग्रुपिंग को एग्जिट किया, आपको बताना है इसका रीज़न क्या है, बेसिकली नेचुरल गैस से रिलेटेड था। और इक्वाडोर भी पहले इसका मेंबर हुआ करता था, उन्होंने भी अभी टेम्पररीली इस ग्रुप को छोड़ दिया है। तो अभी करेंटली जो इसमें मेंबर्स हैं 2013 नेशंस, तो आपको ये याद होना चाहिए और इसके बारे में भी आप पढ़िए कि कौन सा नेशन इसको क्यों छोड़ा है, रिसेंटली छोड़ा है। तो ये आपसे जरूर करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, वो ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP इज सेट टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट। ठीक है, आपको बताना है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है इंडिया में, तो वो किस स्टेट में बनाया जा रहा है। फर्स्ट बनने वाला है, मतलब और भी बनेंगे लेकिन उसमें से जो फर्स्ट है वो कहाँ किस स्टेट में बनने वाला है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज कर्नाटका एंड फोर्थ इज तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को काम मिला है, हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्क टू डेवलप द फर्स्ट मल्टी मॉडल मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे डिफरेंट मॉडल आपको समझ में आ रहा है, डिफरेंट मोड्स ऑफ जैसे रेलवे, रोड्स, एयरप्लेन्स, सबका जो है वहाँ पर मूवमेंट इजी किया जाएगा, मल्टी मॉडल इसे बोलते हैं। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट मपेडू नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो हमने पढ़ा था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर ही इसको डेवलप किया जा रहा है। और द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और MMLP चेन्नई इज बीइंग डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 184.27 एकर्स। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन ये फैक्चुअल है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे स्टेट PCS में, तो ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप जरूर एक बार गूगल जरूर कर लें कि आपका मल्टी मॉडल जो आपका जो लॉजिस्टिक पार्क है इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। अगर आपको मेंस में भी कहीं अगर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जो है इस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी रिकमेंड कर सकते हैं और इस तरह का जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसको भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।